गुड मॉर्निंग। ये है प्यार टी पार्ट 6 पेडागोजी है। हिंदी उसकी इन्वायरमेंट करेंगे। पेडागोजी नहीं, सॉरी, इन्वायरमेंट है, पार्ट 6 है ये। तो पहला टॉपिक है इसमें, चू चू करती आई चिड़िया। ठीक है, पढ़ते हैं, यानी कि चिड़ियाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। कौन से पक्षी कैसे होते हैं और कैसा घोंसला बनाते हैं। जैसे जैसे कलचिड़ी, इंडियन रोबिन, यानी कलचिड़ी एक चिड़िया का नाम है। इसे इंडियन रोबिन भी कहते हैं। इनका घोंसला घास से बना होता है। हालांकि हर पक्षियों का घोंसला घास से बना होता है, घास भी होती है और भी कुछ चीजें होती हैं। उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई और सब बिछी हुई होती हैं। ठीक है भाई, कोई जैसी नहीं। कलचूरी के बच्चे की चोंच अंदर से लाल होती है। ठीक है, तो आपको सबको पता होगा, किसी भी पक्षी की चोंच तो लाल होती है, लेकिन इसमें दिखाया हुआ कलचूरी के बच्चे की चोंच अंदर से कैसी होती है, लाल होती है, और उसके बच्चे कीड़े खाते हैं। ठीक है, ये आपके एक डेफिनेशन है। जो आप क्वेश्चन पुटअप होंगे तो आपको उसमें इसमें से आंसर देने होंगे कि कलचूरी के बच्चे की चोंच कैसी थी, लाल होती है, और उसके बच्चे क्या खाते हैं, कीड़े खाते हैं। कलचूरी अपना घोंसला कैसे बनाती है, तो नाजुक टहनियां होती हैं, जड़ होते हैं, ऊन, बाल, रुई, इनसे अपना घोंसला वो बनाती है। ठीक है, अब है आज पक्षियों। अनेक पक्षी होते हैं जो घोंसले बनाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौवा, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ठीक है भाई, तो इसको फोकस करेंगे हम पहले। तो ट्रिक लगाएंगे, कुछ चीजों की हम ट्रिक लगाएंगे ताकि आपको वो याद रहे। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो ट्रिक लगाएंगे। ऊंची डाल पे कौन बैठता है भाई, कौवा बैठता है। इतना लगा लो बस, क्योंकि पता है भाई घोंसले के बारे में पढ़ा रहे हैं तो घोंसला ही होगा। तो ऊंची डाल पर कौन बैठा हुआ है, कौवा। अगला है फाख्ता। फाख्ता एक पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है। ठीक है भाई, फाख्ता। तो ऐसा करते हैं, हम हल्की सी ट्रिक लगा लेंगे, माना कि थोड़ी सी मैच नहीं कर रही है लेकिन हल्की फुल्की मैच है। फाख्ता को बना लेंगे। फंस कहाँ गए हम, कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ के बीच। भाई देखो, आपको बस हल्का सा हिंट चाहिए, वरना 4 ऑप्शन में आसानी से छट जाएगा ये। तो फाख्ता को अगर फा मिल रहा है तो से लगा लेंगे अपनी तरफ से। फंस कहाँ गए हम, कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ के बीच। और उस सबसे ऊंची डाल पे कौन बैठा हुआ, कौवा बैठा हुआ है। ठीक है, तीसरा है गोरैया। आमतौर पर ये घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवारों के आले में। ठीक है, तो ट्रिक लगाएंगे हम इसमें। ये क्या बना आपका, गोरे, यानी कि गोरे लोग क्या होते हैं, हर वक्त आईने के पास खड़े होते हैं। ठीक है भाई, कहाँ खड़े रहते हैं, आईने के पास। और आईना कहाँ रखा है, अलमारी के पास। ये ट्रिक है ताकि आपको ये आसानी से याद आ जाए, क्योंकि जो भी 8-9 पक्षी हैं वो किस तरीके से घोंसला बनाते, कहाँ बनाते, काफी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसलिए हल्की फुल्की ट्रिक है ताकि आसानी से याद हो जाए। ठीक है भाई, गोरे लोग कहाँ खड़े हुए हैं, आईने के पास। तो आपको आईने से याद आ जाएगा कि हाँ, गोरैया आईने के पीछे घोंसला बनाती है। और आईना कहाँ रखा है भाई, अलमारी के ऊपर। ट्रिक है ये, अलमारी के, तो याद भी आ जाएगा अलमारी से कि अलमारी भी है, अलमारी के ऊपर बना लेती है। और घर की दीवारों के आलों में बनाती है। ठीक है, आगे देखो, कबूतर। अब कबूतर कहाँ घोंसला बनाता है भाई, ये पुराने मकान या खंडरों में बनाता है। आपने देखा होगा, अधिकतर पुराने मकान होते हैं जो बेकार पड़े होते हैं, खंडर होते हैं, उनमें कबूतर बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो कबूतर कहाँ रहता है, खंडरों में या पुराने मकान में। नेक्स्ट है बसंत गोरी। बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं।
ठीक है भाई, तो ट्रिक लगाएंगे हम। तो ट्रिक है हमारी, ये क्या बन गया हमारा, बस। बस कहाँ गए हम, तने में जाकर। बसना नहीं होता, रहने के लिए बोल देते हैं, बस कहाँ गए, तने में जाकर, पेड़ के तने में। ये ट्रिक लगा लो, बस कहाँ गए हम, पेड़ के तने में। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऐसा मिलेगा क्वेश्चन आपके सामने, पेड़ के तने में गहरा छेद कर कर अपने अंडे कौन रखता है। भाई पेड़ के तने तो आपको याद रहेगा, तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, कबूतर, गोरैया, कौवा, बसंत गोरी। तो आपको क्या, पेड़ के तने को फोकस करना है। भाई पेड़ के तने में याद आया था, बस गए हम, पेड़ के तने में हम बस गए, तो बस से क्या बनेगा, बसंत गोरी। ठीक है, आगे देखो, दर्जन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। बिल्कुल सही है। वे अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। भाई पत्तों को क्या कर लेती है, सी लेती है। और बीच बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही है उसका घोंसला। बिल्कुल सही कहा, जैसा नाम वैसा काम है इसका। दर्जन यानी कि इसको काट ले, नए को हटा ले, क्या बन गया, दर्जी। तो दर्जी क्या करता है, सीता ही तो है किस चीज को। तो ट्रिक लगाएंगे, दर्जी क्या कर रहा है, पत्तों को सी रहा है। ठीक है भाई, तो क्या कर रहा है, पत्तों को सी लेता है और उस बनी जो पत्तों से सीकर थैली बनाती है उसमें अंडे देती है। क्लियर है ट्रिक आपकी। आगे देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, अब ध्यान से सुनना। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है। अब ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। ये कौन सा पक्षी है। नंबर 1, कलचिड़ी, बसंत गोरी, कोयल और शक्करखोरा। बताओ भाई, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना खुद घोंसला नहीं बनाता है और कोयल के घोंसले में ही अंडे देता है। तो वो है आपकी कोयल। कोयल ऐसी है जो खुद अपना घोंसला नहीं बनाती और कोयल के ही घोंसले में अंडा देती है। तो ट्रिक सेम है भाई, कैसे, कोयल और कौवा दोनों ही काले हैं और कैसे बन रहा है, तो कौवा और कोयल क्या करते हैं, एक ही घोंसले में अंडे देते हैं। ठीक है, आगे देखो, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। भाई ट्रिक भी लगवाई थी, पेड़ की ऊंची डाल पर कौन बैठा हुआ है, याद आ गया होगा। अब ऑप्शन है आपके सामने, शक्करखोरा रॉन्ग, कलचिड़ी ये भी नहीं बैठती है, कौवा ये बैठता है भाई। ठीक है, पेड़ की ऊंची डाल पर कौन बैठा हुआ है, कौवा। आगे है आपके शक्करखोरा। शक्करखोरा देखो, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बनता है। देखो किन चीजों से बनता है। घोंसले में बारीक घास होती है, बाल होते हैं और बारीक घास होती है, पतली टहनियां होती हैं, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़े के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाल भी मिले होते हैं इस घोंसले में। देखो सब पक्षी घोंसला थोड़ा सेम बनाते हैं, सभी पतली टहनियां होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, जो भी आप कबाड़ा फेंक देते हो उसे उठा के ले जाते हैं, सब बनाते हैं। यानी कि घोंसला तो सबका सेम ही बनता है। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो मैंने ट्रिक लगाई थी, कांटों के बीच कौन फंस गया, बन गया भाई देखो आगे, शक्करखोरा, बया, कलचिड़ी या फाख्ता। तो ट्रिक बताई थी, पौधों के कांटों के बीच में फंस गए, तो फंस से कौन बनता है आपका, फाख्ता। आगे देखो, वीवर पक्षी, इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसा घोंसला बनाता है अपना। सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। देखो अब वीवर पक्षी की मादा नहीं बनाती है, नर बनाते हैं।
क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके नर घोंसले बनाते हैं लेकिन मादा नहीं बनाती? तो कौन सा भाई? वीवर। ठीक है, मादा वीवर सभी घोंसले को देखती है और उनमें से जो उसे अच्छा लगता है उसी में अंडे देती है। आगे देखो, पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर, ये आप जानते हो। गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। आगे है, घोंसले के बहुत पास नहीं जाना, उसे छूना भी नहीं, गलती से छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आएंगे। पक्षी केवल अंडा देने के लिए घोंसला बनाते हैं, जब अंडे से बच्चे निकल जाते तो घोंसले को छोड़ देते हैं। अब देखो आगे, गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। ठीक है, आगे के दांत कैसे होते हैं भाई? छोटे होते हैं। और पत्तों काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है इस लाइन में। आगे के दांत क्या होते हैं? छोटे, और किसी घास को चबाने के लिए पीछे दांत चपटे और बड़े होते हैं। किसके भाई? गाय के। अब क्या, ये दांतों का टॉपिक चला हुआ है। आगे देखो, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। देखो, सांप के दांत होते हैं नुकीले, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल लेता है। आपको इमेज में दिखाया हुआ है, 2 दांत दिखे होंगे आपको ये, लेकिन ये 2 दांत इसको नहीं, ये अपने शिकार को नहीं तो खाता है, नहीं चबाता है। ये 2 दांत होते हैं, जब ये किसी को डंक मारता है तो इन 2 दांतों के द्वारा ही जहर शरीर में प्रवेश करता है। ये 2 दांत ही होते हैं, जो इनमें एक खोखले होते हैं और इसमें एक नाली सी लगी होती है। जब ये किसी को डंक मारता है तो इन्हीं दांतों द्वारा वो जहर शरीर में जाता है। तो ये दांत तो जहर के होते हैं, तो ये क्या करता है? अपने शिकार को पूरा ही निगल लेता है। आगे देखो, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और दांतों को काटने कुतरने के कारण इनके दांत घिसते हैं। ये नॉर्मल बात है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका पीछे है लेकिन आगे आ गया है गलती से, तो आगे आएगा तब करवाएंगे इसको। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वह दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तु को काटने कुतरते रहता है। अभी पीछे क्या था हमने? ऑप्शन है दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो अभी बताया था कुतरते रहते हैं आगे के दांत, और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तु को काटते कुतरते रहते हैं। तो कौन है भाई? गिलहरी। आगे देखो, जड़ों का जाल, यानी जड़ होती है जो, उनका जाल। रेगिस्तान ओक, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इस पेड़ के बारे में। इसमें जड़ें होती हैं, वो किस काम क्या करती है, कैसे पानी इकट्ठा करती है, कितनी नीचे जाती है, देखते कहाँ ये पेड़ पाया जाता है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तान ओक। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया पर हम लगाएंगे। कहाँ पर रेगिस्तान ओक कहाँ पाया जाता है भाई? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ज्यादा रेगिस्तान कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। ट्रिक है ये आपकी। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार के लगभग होती है। तो इस पेड़ की ऊंचाई हमारी क्लास की दीवार के लगभग होती है, जितनी हमारी क्लास की दीवार होती है उसके बराबर होती है, और पत्तियां बहुत कम। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी। यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं तो उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। बताओ भाई, 30 पेड़ लाइन से लिटा दो, इतनी बड़ी जड़ें होती हैं इसकी, जो पानी लेने के लिए इतनी अंदर जाती हैं जमीन की, और जब तक जाती रहती हैं जब तक उसको पानी न मिल जाए। कौन सा पेड़ है भाई? रेगिस्तानी ओक। पाया कहाँ जाता है ये? ऑस्ट्रेलिया में। आगे देखते हैं, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है। बहुत बढ़िया बात है भाई, ये पानी कहाँ जमा होता है? पेड़ के तने में जमा रहता है। ठीक है, उस इलाके में रहने वाले लोग ये बात जानते हैं, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वे लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं भाई?
पतला पाइप डालकर पानी को क्या करते, निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपके सामने, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है, ठीक है, जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच जाए। उस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में, आबूधानी, ऑस्ट्रेलिया या रूस? तो रेगिस्तानी ओक ट्रिक लगाई थी हमने, रेगिस्तान कहाँ सबसे ज्यादा? ऑस्ट्रेलिया में। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखो, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, आपका सीटेट 2019 में आया था ये अभी। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ भाई? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्लियर है? आगे देखो, फिर आया था सीटेट 2009 में आया था आपका। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। नंबर 1, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल राइट, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर 2, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, क्या ये राइट है? नहीं, ऐसा हमने डेफिनेशन में कुछ नहीं पढ़ा था। जड़ें टहनियों से नहीं लगी, जड़ें इतनी लंबी होती हैं कि जब तक उनको पानी ना मिल जाए तब तक वो नीचे जाती रहती हैं, लटकती नहीं है, जड़ें अंदर जाती हैं, ठीक है। आगे देखो, सी, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी न पहुंच जाए, यानी कि पानी तक न पहुंच जाए। ये भी राइट है कि अभी पढ़ा था हमने, इस पेड़ की जड़ें तब तक गहराई में जाती रहती हैं जब तक उसको पानी ना मिल जाए। फोर्थ ऑप्शन है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग यानी कि वहां के रहने वाले लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ये भी बिल्कुल राइट है। तो हमारा राइट है आपका ए, सी और डी। देखते हैं ऑप्शन में, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ये सी बना हुआ है यहाँ, ए और सी डी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। नंबर 1, रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, बिल्कुल राइट है ये बात। तो ऑप्शन नंबर 2, इस वृक्ष की जड़ें, दूसरा, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग, जड़ें नीचे वृक्ष है जो उसकी ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए। भाई ये भी राइट बात है, यानी कि वृक्ष की ऊंचाई के लगभग जितनी उसकी ऊंचाई है वृक्ष की, उससे 30 गुनी, यानी ऊंचाई को जितनी ऊंचाई उससे 30 से गुना कर दो, उसकी 30 गुनी तो भीतर जमीन के जाती है। और कब तक जाती रहती है? जब तक उसे पानी ना मिल जाए। आगे देखो, इस वृक्ष के तने में पानी इकट्ठा होता है, राइट है, और ये वृक्ष आबूधानी में पाया जाता है, ये रॉन्ग है भाई, आबूधानी में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये वृक्ष। तो डी ऑप्शन रॉन्ग है आपका। तो ए, बी, सी आपके राइट हैं। देखो आपका राइट है फोर्थ ऑप्शन, ए और बी, सी। आगे है लुई ब्रेल लिपि, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, लुई ब्रेल फ्रांस का रहने वाला था, तो पहले इस पे ट्रिक लगाएंगे हम। लुई ब्रेल कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के, ठीक है। तो ट्रिक लगाएंगे हल्की सी ताकि आपको जीवन भर याद रहे, पीछे से लगाएंगे। तो इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा मिटा देंगे, जो नीचे ये रह लगी हुई है। तो ये क्या बन गया आपकी बेल, तो बेल में क्या कर दिया, फंसा दिया गया, ठीक है। तो याद आ जाएगा, लुई ब्रेल को क्या कर दिया, फंसा दिया गया। या तो ऐसे लगा लो, लुई ब्रेल को क्या कर दिया, फंसा दिया गया, तो फंसा से फ्रांस याद आ जाएगा आपको। इस तरह की लिपि मोटे कागज व उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। आगे देखो, गो होने के कारण छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है, ये मिल गई दूसरी बात। पहली बात, लुई ब्रेल कहाँ के थे, फ्रांस के, और ये बिंदु कितने पर आधारित है, 6 बिंदुओं पर। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं,
जिससे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। ठीक है, देखो ब्रेल लिपि में मोटे कागज व उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। ये लिपि आधारित होती है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। तो पीछे पढ़ाया था 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल को मोटे कागज और बिंदु उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये क्वेश्चन है, उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। बिल्कुल राइट है भाई। मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं जिसपे आसानी से हाथ फेरकर जो लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ 6 बिंदुओं पर आधारित है ये बिंदु, तो ये रॉन्ग हो गया। अगला देखो, बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। बिल्कुल राइट है। ये जो पंक्ति बनी होती है ऐसे वाली, ये क्या उभरे हुए शब्द होते हैं, ये नुकीले औजार से बनाए जाते हैं। ये राइट है। अगला देखो, इससे उभरे बिंदु पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। बिल्कुल राइट है। ये भी बिंदु होते हैं, उभरे होते हैं, तो इनको जो ब्रेल लिपि पता आप लोग सबको, अंधे लोगों के लिए प्रयोग की जाती है, जो दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए होती है, तो वे हाथ फेरकर इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सही कथन है हमारा कौन कौन सा, पहला, तीसरा और चौथा। तो देखो कौन सा इसमें भाई हमारे ऑप्शन थोड़े से रॉन्ग जाते हैं। तो पहला, ये तीसरा और फोर्थ, ये हमारे क्या राइट आंसर है। आगे देखो, अब है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली के बारे में पढ़ेंगे। उनका गांव आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में के पास था। ठीक है, एक चीज याद रखो पहले, आंध्र प्रदेश एक राज्य है, उसमें कस्बा है, कस्बे का नाम क्या है, पोचमपल्ली। ठीक है, अब ट्रिक लगा लेते हैं भाई हम थोड़ी देर के लिए। आपके एक हल्की सी ट्रिक है, थोड़ी सी फनी है, फनी तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा अजीब सी है, पर आपको लिए ट्रिक है ताकि याद हो जाए। आंध्र प्रदेश को मना लेंगे हम अंधा और पोचम को मना लेंगे पोचा। तो अंधे लोग क्या कर रहे हैं, पोचा लगा रहे हैं। ये ट्रिक है भाई, कोई अपने दिल पे मत लेना इस चीज को, ये ट्रिक है। अंधे लोग क्या कर रहे हैं, पोचा लगा रहे हैं। तो आपको जब 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, तो आपको याद आ जाएगा पोचमपल्ली, यानी पोचा कौन किसने लगाया, अंधे लोगों ने। तो अंधे से आंध्र प्रदेश और पोचम से पोचमपल्ली बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ ज्यादातर लोग परिवार बुनकर हैं, बहुत अच्छी बात है। बुनकर यानी कि जो हाथ से काम करते हैं, यानी कि हाथ से अपने क्रियाकलाप जैसे टोकरी बुनना, कपड़े बुनना, हाथ वाले कार्य होते हैं, जो कारखाने खोले रखते हैं। ठीक है भाई, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से पहचाना जाता है। आगे देखो, यह गांव विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। यह बुनाई उन्होंने अपने परिवार के बड़ों से सीखी है। अप्पा, अब है डेफिनेशन यानी पाठ का सार, उसे पढ़ेंगे। अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियां लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबालते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती है, फिर सब मिलाकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं। ठीक है, और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियां करघे पर लपेटी जाती है, फिर उनमें कपड़े बुने जाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखो, रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़े, साड़ियां या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं, और सूती धागे से भी साड़ियां, कपड़ों के थान, चादरें बुनी जाती हैं। करचे में कई सुइयां होती हैं, डिजाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर भी होता है। अब है क्वेश्चन आपके सामने, पोचमपल्ली गांव है, कहाँ पड़ता है भाई, आंध्र प्रदेश में। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। ये गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है, केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का। तो ट्रिक लगाई थी हमने भाई, पोचा यानी पोचा कौन लगा रहा है, अंधे लोग। तो अंधे से आपका आंध्र प्रदेश पड़ गया। थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वह क्या नाम कहलाती है।
देखो, पोचमपल्ली और कलमकारी, पोचमपल्ली काजीवरम, कलमकारी चंदेरी और कलमकारी कत्था। तो ट्रिक लगाई थी हमने भाई। तो आंध्र प्रदेश यानी अंधे लोग क्या करे, पोचा लगा रहे हैं भाई। पोचा तो दो में है, इसमें भी इसमें भी, लेकिन क्या एक कलमकारी है, यानी कि एक कलमकारी होती है जो बुनकर, यानी कि जो हाथ से चीज बनाई जाती है उनको ही कलमकारी बोलते हैं। तो पोचमपल्ली और एक कलमकारी है। आगे देखो, अब है अबू धानी के बारे में पढ़ेंगे। अबू धानी रेगिस्तानी इलाका है, पता है सबको। वहां नदियां हैं, वहां न तो नदियां हैं और न ही बारिश होती है और न ही झील है और न ही कोई तालाब है। मतलब पानी का तो बिल्कुल साधन है ही नहीं। कहने का मतलब ये है सारी लाइन में। आबू धानी में क्या है, एक रेगिस्तान है और पानी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जमीन के नीचे भी वहां पानी नहीं है, लेकिन वहां रेतीली जमीन के नीचे तेल मिलता है भाई। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेतीली जमीन के नीचे क्या मिलता, तेल। आगे देखो, इसलिए तो वहां पेट्रोल आसानी से मिल जाता है और पेट्रोल पानी से सस्ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहली बात, अबू धानी कैसा इलाका है, रेगिस्तान इलाका है, वहां कोई पानी नहीं है और उसकी रेतीली जमीन में नीचे क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ट्रिक लगाएंगे अब ताकि आपको याद रहे। आबू धानी में क्या पाया जाता है, तेल। तो ट्रिक लगाते हैं भाई, अब्बू, ये है आपका अब्बू। अब्बू क्या लेकर आए, खरीद कर तेल लाए हैं। ठीक है, अब्बू क्या लेकर आए, खरीद कर तेल। पेट्रोल पानी से सस्ता होता है, ये भी बात देखो। जब ज्यादा चीज है तो क्या सस्ती होगी और पानी है ही नहीं तो क्या महंगा होगा। अबू धाबी में सिर्फ खजूर के पेड़ दिखाई देते हैं। पेड़ किसके दिखाई देते हैं भाई, खजूर के। ट्रिक यही है, अब्बू तेल के साथ साथ क्या लेकर आए थे, खजूर लाए थे खाने के लिए। क्योंकि वहां एक ऐसा पेड़ है जो वहां हो सकता है, मतलब ऐसा पेड़ है जिसको इतनी पानी की जरूरत नहीं पड़ती। वही पेड़ उगेंगे जहां पानी की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा पेड़ है जहां पानी की आवश्यकता नहीं होती, वो है खजूर, जो अबू धानी में होता है। ठीक है भाई, अबू धानी कैसे इलाका, रेगिस्तानी। अब्बू क्या लेकर आए, तेल। अब्बू क्या लेकर आए, खजूर। आगे देखो भाई, अबू धाबी में चलने वाले रुपए दिरहम कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है भाई, आपका ना पता क्या है, इन्वायरमेंट जो पढ़ाई जा रही है ना उसमें जीके भी है, एक तरीका से जीके भी पढ़ रहे हो आप। क्योंकि इन्वायरमेंट, दिल्ली वाली इन्वायरमेंट आती है, ये तो पूरे उसकी आती है, पूरे वर्ल्ड की आती है। तो आपको ना इसके जीके क्वेश्चन भी मिलते हैं इसमें। आज जैसे आपको पता चल गया अबू धानी कैसा है, रेगिस्तान इलाका है, क्या होता है, सबसे ज्यादा तेल होता है और फल में कौन सा होता है, खजूर होते हैं पेड़ों में। अबू धानी की रुपये, जिन्हें हम तो रुपए बोलते हैं और वहां क्या बोलते हैं, दिरहम बोलते हैं। ठीक है भाई, दिरहम बोलते हैं। ठीक है, अब जैसा हमारा दिल क्या, रुपए, तो अब्बू का दिल क्या है, दिरहम। ट्रिक लगा लेते हैं, अब्बू दिरहम है। उन पर वहां की अरबी भाषा में कुछ लिखा होता है। कौन सी भाषा होती है भाई, अरबी भाषा। अबू धानी की भाषा कौन सी होती है, अरबी। तो आपको ट्रिक आ जाएगा, ए अब्बू अरबी बुलाए, यानी अरबी बोली है। ठीक है, अब्बू ने अरबी बोली है। अबू धाबी में बहुत गर्मी है, पानी नहीं है, पेड़ नहीं है, तो गर्मी होगी। गर्मी की वजह से वहां के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते, पूरे शरीर और सिर को ढक के रखते हैं। कितनी बात मिली है भाई, अबू धानी कैसे इलाका है, रेगिस्तानी। क्या मिलता है, तेल। पेड़ कौन सा था, खजूर का। उसके रुपए को क्या कहते हैं, दिरहम कहते हैं। भाषा कौन सी, अरबी। 4-5 चीज मिली है और ट्रिक भी है इसकी। अब्बू तेल लाए, खजूर लेकर आए हमारे लिए। अब्बू का दिल, दिल को दिल बना लो, हम सा दिल है। और अब्बू कौन सी भाषा बोलते हैं, अरबी भाषा बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, अबू धानी, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ये रेगिस्तान इलाके में है, बिल्कुल राइट है, रेगिस्तान इलाके में ही है। अबू धानी में पानी पेट्रोल से महंगा है, बिल्कुल राइट है भाई, पेट्रोल से महंगा है। क्योंकि पेट्रोल उसकी रेगिस्तानी जमीन के नीचे पेट्रोल सबसे ज्यादा है। तो क्या जो चीज नहीं है वो तो महंगी मिलेगी।
बिल्कुल राइट है। यहाँ का स्थानीय भाषा अरबी है, बिल्कुल राइट है। पीछे पड़ा था अब्बू, कौन सी भाषा बोलते हैं? अरबी बोलते हैं, ये भी राइट है। अबू धाबी की मुद्रा रुपए के दिनार कहते हैं, दिनार नहीं दिरहम बोलते हैं, दिरहम। तो ये रॉन्ग हो गया आपका। आंसर कौन सा बना फिर आपका? ए, बी और सी। है कहीं ए, बी, सी? भाई हमारे तो 4 ऑप्शन ही गलत होते हैं। तो ए, बी और सी ये आपका राइट आंसर है। आगे देखो, अब है खाना अपना अपना। ठीक है, आप लोग क्या खाते हैं, हरियाणा के लोग क्या खाते हैं, गोवा के, पंजाब के, और क्या कहते हैं जो अलग अलग जगह है उनके लोग, उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला बनता है हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद है। बहुत अच्छी बात है भाई। हांगकांग में क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा सांप खाते हैं लोग। इसे खाने को होटल में लिंग हू फैन कहते हैं। देखो हम तो सांप बोलते हैं, लेकिन हांगकांग में क्या बोलते हैं? हांगकांग में लिंग हू फैन। सांप को इतना बड़ा नाम दे दिया भाई, लिंग हू फैन। ठीक है, अब ट्रिक लगाते हैं हम ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। पहली बात तो आप याद रखना, सांप को याद रखना भाई, सांप का दूसरा नाम क्या है? लिंग हू फैन। ठीक है, और ट्रिक थोड़ी सी ऐसी है, ट्रिक लगाएंगे अब इसमें हम। ये क्या बना आपका? फैन, और ये क्या? हांगकांग। तो या आप टिक लगाओगे हांगकांग के हम फैन हो गए भाई। जिस दिन से हम हांगकांग घूमने गए थे हम तो उसके फैन हो गए। तो फैन से भाई आपका ना 4 ऑप्शन में आसानी से याद मिल जाएगा, लिंग हू फैन। सांप को लोग इस खाने को होटल में क्या बोलते हैं? लिंग हू फैन। आगे देखो, कश्मीर में रहने वाले लोग सरसों के तेल में बनी हुई मछली बहुत अधिक पसंद करते हैं। अब कश्मीर की बात चल रही है तो क्या करते हैं? सरसों के तेल की मछली खाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इम्पोर्टेंट इसमें, कश्मीर के लोग क्या खाते हैं? सरसों के तेल। मछली तो खा रहे हैं, 1-2 बात और आएंगी पीछे भी। मछली तो खाते हैं लेकिन किसमें? सरसों के तेल में। अब देखो, जबकि गोवा में नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो गोवा में क्या है? नारियल का तेल। मछली तो दोनों में है, सेम बात है, दोनों में मछली। तो मछली को तो याद रखना ही नहीं है, गोवा और कश्मीर मछली खाते हैं। लेकिन अब ये देखते हैं कि भाई मछली को किस चीज ने पकाया है। तो कश्मीर हम घूमने गए थे, सरसों के तेल लाए थे हम। ठीक है, कश्मीर से हम क्या लाए? सरसों। भाई इतना ट्रिक याद कर लो, आसानी से फिर याद हो जाएगा। कश्मीर में सरसों का तेल खाते हैं, और गोवा में या तो नारियल के पेड़ बहुत ज्यादा होते तो नारियल का तेल ही खाएंगे गोवा में फिर। ठीक है, आगे देखो, अब है टैपियोका। ये है क्या चीज? रेसिपी है ये, देखते हैं। मैं केरल में रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ भाई? मैं केरल में। मुझे सबसे अच्छी 2 चीजें लगती हैं, बताओ भाई। वे चीजें मेरे आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर भाई, और दूसरी जमीन के नीचे। भाई ऊंचे पेड़ पे तो उसका नारियल ही होगा, और जमीन के नीचे देखते क्या है? बस नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मजा आ जाता है। ये तो डेफिनेशन दी है इसने। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग टू फैन खाते हैं। लिंग हू फैन हुआ ये। ठीक है भाई, तो अब कह रहा है ये छात्र कहाँ हो सकता है? आपको फैन से कुछ याद आ रहा होगा। ऑप्शन देखो, अब देखो, फैन ट्रिक लगाई थी ना, अब ऑप्शन में छाटा कितना इजी हो जाएगा। फैन कहाँ के भाई? हम हांगकांग के। बस जब से हम हांगकांग घूमने गए तो वहां के हम क्या हो गए? फैन। तो वो कहाँ का रहने वाला है छात्र भाई? हांगकांग का है। आगे देखो, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीजें जैसे टैपियोका, नारियल के लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोग है कहाँ के? आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल। बताओ भाई कहाँ के हैं ये लोग? हमारे देश के नीचे टैपियोका और नारियल होता है, तो लोग कहाँ के हैं? केरल के।
आगे निम्नलिखित में से हमारे देश किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? वे कहाँ के लोग हैं? जो पीछे बताया था मैंने, नारियल का तेल कहाँ मिलता है? नारियल तेल कहाँ मिलता है? गोवा में। आगे देखो, नारियल की डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल फिर आ गया, तो किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? नारियल आपके देखोगे केरल में होता है, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं सब ज्यादा, तो कहाँ का प्रिय भोजन है? केरल का। तो बस इतना ही, धन्यवाद।